नमस्कार दोस्तों, पीआईबी प्लस न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग करेंगे 5 जुलाई 2017 के कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण रहा। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार या फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड की समीक्षा, प्रगति की समीक्षा। तो इसके अंतर्गत जो कृषि मंत्रालय है, कृषि मंत्री हैं, वो इन दोनों कार्यक्रमों की समीक्षा की बात कही है। और फिर ये बताया है कि फिलहाल में जो 9 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं किसानों को, और ई नेम परियोजना भी काफ़ी हद तक सफल करने हो रही है और प्रयास किया जा रहा है। और अब हम देखते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है, इन योजनाओं को बारे में जानना है कि क्या योजनाएं हैं और इसके अंतर्गत क्या कार्य किया जाता है, इसको जानना ज़रूरी है। अब हम लोग देखते हैं कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, तो इसकी शुरुआत जो की गई थी फरवरी 2015 में की गई थी। और फिर इसके बारे में और देख लेते हैं कि यह योजना जो है, ये मतलब किसानों को सॉइल कार्ड प्रदान किया जाता है। और उसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि आपके जो मिट्टी है या फिर आपके खेत हैं, उसके अनुसार आप किस तरह के उसमें उर्वरक डाल सकते हो, किस तरह के उसमें बीज डाल सकते हैं, किस तरह से उत्पादन वहाँ पे कर सकते हो, इस संदर्भ में जानकारी दी जाती है। और फिर जो मिट्टी है, किसानों खेतों की मिट्टी, उसके नमूने को जांचने के लिए विभिन्न तरह के प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। और फिर इससे क्या होगा कि इससे जो किसानों को प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होगी। और फिर इसके जैसे कि उसकी मिट्टी को जो बारीकी से इसमें जांच किया जाएगा, तो है कि उसकी जो जैसे कि फसल हमेशा जो कम उत्पादन होता है, तो वो उसमें कमी आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार बढ़ेगा। और इसके अंतर्गत सरकार द्वारा ये बात कही गई कि 14 करोड़ किसानों को ये जो योजना बनाई गई है, 14 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। तो ये रहा हमारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड। अब हम लोग देख रहे हैं ये राष्ट्रीय कृषि बाजार। तो ये राष्ट्रीय कृषि बाजार का जो मुख्य उद्देश्य है, वो मतलब कि उस 2022 तक किसानों के आय को दोगुना, अर्थात उनके इनकम को दोगुना करने के पर्पज़ से इसको स्टार्ट किया गया है। और फिर इसके अंतर्गत क्या, इसमें जैसे कि 1 जुलाई 2015 से इसकी जो स्कीम को मंजूरी मिली थी, और फिर 2016 से इसमें 8 राज्यों में पायलट परियोजना के अंतर्गत तौर पे इसको लागू किया गया है। और फिर इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसानों को इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए ऑनलाइन पोर्टल प्रदान किए जाते हैं, जहां पे व्यापारी या किसान अपने जो उत्पादन है उसका उचित दाम पता कर सकते हैं। और फिर वहाँ से प्रत्येक किसी भी अपने खेत से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और फिर इस तरह से है कि 30 लाख जो सरकार द्वारा ये प्रदान किया गया है, प्रत्येक मंडी को 30 लाख की सहायता दी जाएगी। और फिर 2016 जो 17-18 के बजट है, उसमें 75 लाख तक इसके बजट के प्रावधान, इसमें जो रुपया आवंटित किए गए हैं इस परियोजना के इस कार्यक्रम के लिए बढ़ा दिए गए हैं। अब हम देख रहे हैं कि इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य रहा है, वो रहा है कि जैसे कि किसान एक जगह ही बैठ के पूरे देश में अपने विभिन्न मंडियों के भाव जान सकता है, या फिर उसको जैसे कि किसी मंडी, विश्व स्तर पर किसी मंडी में, देश स्तर पर किसी मंडी में अपने सामान को बेच सकता है, अपने उत्पादन को बेच सकता है, उसके हिसाब से अपना जो है मूल्य प्राप्त कर सकता है उचित दाम पे। और इसमें ये भी बात ध्यान देने वाली बात है कि जो मूल्य जो बेचेगा, उसके पहले किसानों के जो उसका क्या, जैसे कि जो बेचेगा उसकी गुणवत्ता की जांच की जाएगी, उसके बाद जैसे कि यहाँ बताया है, गुणवत्ता की जांच की जाएगी और फिर बोली लगेगी। तो इससे है कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्ता पूर्वक जो उत्पादन होता है उसको करने के लिए कार्य करेंगे, और फिर उनके मेहनत के अनुसार उनको दाम भी मिलेगा। तो ये इसका उद्देश्य रहा। और इससे क्या होगा कि इससे डिजिटल इंडिया और डिजिधन कार्यक्रम के जो कंसेप्ट है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये रहा हम लोग का जो कृषि ई नेम परियोजना, ई नेम जो कार्यक्रम है कृषि से संबंधित, उसके बात की गई। और उससे पहले हम लोग मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में देख लिए।
आगे देखते हैं न्यूज़ में। तो एक ये जारी किया गया है विद्युत मंत्रालय द्वारा, ये बताया गया विभिन्न कोयले से संबंधित उसकी जैसे कि जो प्रशासन के इसमें सहयोग रहेगा, और फिर उपभोक्ता भी प्रशासन उपभोक्ता एक पास आएगी, मतलब कि जो बिजली के दाम है वो अपने उचित, जो उपभोक्ता है उचित मूल्य पे प्राप्त कर सकती है, जैसे कि जितना उसकी इच्छा है उसके अनुसार प्राप्त कर सकती है। और इससे पारदर्शिता जो आएगी उसमें, जैसे कि पहले होता था कि जैसे कि प्रशासन नज़दीक नहीं रहता था, या फिर इस संदर्भ में जैसे जो कोयला के उपयोग के संदर्भ में कोई बात नहीं की जाती थी, तो अब उसका एक निर्धारण किया जाएगा, और जिसकी जितनी आवश्यकता होगी, जितना उपभोक्ता की आवश्यकता होगी अपने क्षमता के अनुसार इसमें जो है जो बिजली है उसका उपयोग कर सकता है, और फिर उसके अनुसार वो जो है अपना दाम दे सकता है। और जैसे कि उपभोक्ताओं की जो लागत है, बिजली का लागत में भी इससे कमी आएगी, जैसे कि अगर हम लोग कम खर्च करेंगे तो हम लोग को कम पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से यह ऐप आया है इसके द्वारा, तो ये प्रशासन और इससे आम उपभोक्ता पास आएगी, और फिर पारदर्शिता आएगी बिजली को वितरण करने में, या फिर जो कोयला का उपयोग करने में उसमें पारदर्शिता आएगी, और फिर बचत भी होगा काफ़ी, मतलब कि एक सटीक तरीके पे या फिर एक लिमिट तरीके पे कोयले का उपभोग होगा, जिससे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि विकास होगा और वेस्ट नहीं होगा किसी तरह से। तो ये रहा इसके फायदे। अब हम देख रहे हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क से संबंधित एक न्यूज़ आया है, तो इसमें ये बात की गई है कि जो जैसे कि उसी वस्तु के ट्रेडमार्क मतलब कि 5% CGST, मतलब CGST मैंने बताया ही है कि CGST अर्थात सेंट्रल लेवल पे जो सर्विस एंड गुड टैक्स जारी किया जाता है उसको CGST कहते हैं। तो जैसे क्या उसको विभिन्न कैटेगरियाँ भी हैं GST के लिए, जिस एक है कि 0% जिस पे टैक्स लगेगा, और फिर 5%, फिर 12%, फिर 18%, फिर 28%। तो ये 5 तरह की कैटेगरियाँ हैं। तो फिर इसमें ये बताया है कि जो 5% CGST जिस पे लागू होगा तब तक लागू नहीं होगी जब तक उसमें ब्रांड का नाम या फिर ट्रेडमार्क का में रजिस्टर ना हो। तो फिर हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि जो ये ब्रांड का नाम होता है ये क्या है, या फिर किस प्रकार होता है, या फिर ट्रेडमार्क का क्या होता है। तो जैसे कि ब्रांड का नाम वो होता है जैसे कि अगर कोई भी ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के अनुसार कोई भी कारोबारी उसमें पंजीकृत है तो उसमें वो ब्रांडेड होगा, उसको ब्रांडेड कहा जाएगा, और उसमें पंजीकृत नहीं है तो उसको ब्रांडेड नहीं कहा जाएगा। और फिर जैसे कि जो भी ब्रांडेड होगा तो उसमें CGST जिसका मतलब कि CGST होगा वो 2.5% होगा। और साथ ही ये देख लें कि जो ट्रेडमार्क है, तो ट्रेडमार्क है तो ये क्या है, जैसे कोई भी सिंबल होता है और किसी भी कंपनी का कोई एक अपना सिंबल होता है, या फिर नाम हो, या हस्ताक्षर हो, सिग्नेचर हो, या फिर कोई भी अंक हो, लेवल हो, इस तरह से अपना हर किसी का रहता है, तो उसे हम लोग ट्रेडमार्क कहते हैं। और फिर इससे क्या होगा कि इससे मतलब कि कोई अपना नकल नहीं कर पाएगा दूसरी कंपनी, और फिर हर किसी की अपना जो गुणवत्ता है हर कंपनी का, और या फिर हर जो कंपनी है उनकी गुणवत्ता बनी रहेगी, और फिर कोई अपना वो उचित अपने गुणवत्ता के अनुसार वो उचित लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके लिए ट्रेडमार्क जो है प्रदान किया गया है। और फिर भारत में जो ट्रेडमार्क है इसको लाया गया था 1999 में के तहत इसको वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। और ये डिज़ाइन जो देता है, जैसे ट्रेडमार्क के कोई लोगो वगैरह दिया जाता है तो उसको कौन देता है, उसके लिए एक पेटेंट अधिकारी होता है जिसको नियंत्रक जनरल के नाम से जाना जाता है। ये ट्रेडमार्क्स का नियंत्रक जनरल होता है, ये प्रदान करता है। और ट्रेडमार्क जो है एक सरकारी एजेंसी भी है जो ये द्वीप अर्थात औद्योगिक और
औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग या फिर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी या प्रमोशन के अंतर्गत ये प्रत्येक वर्ष अपना रिपोर्ट देती है। और ये भी जानना जरूरी है कि जो DIP है, DIPP है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह आता है आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आप लोग को इसमें याद, हम लोग क्या देखें इसमें, ये देखिए कि हमारे जो ट्रेडमार्क है, भारतीय ट्रेडमार्क किस अधिनियम के तहत पंजीकृत है? तो ये ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत। और फिर इसमें जो ट्रेडमार्क जो देता है वो ट्रेडमार्क अधिकारी होता है, नियंत्रक जनरल उसको कहते हैं। और फिर ये जो है ट्रेडमार्क है, ये प्रत्येक वर्ष अपना रिपोर्ट जो देता है, किसको देता है? औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग को देता है, जिसे DIP कहते हैं। और DIP जो है किसके अंतर्गत आता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। ये ट्रेडमार्क के बारे में हम लोग देख लिए। अब हम लोग देख रहे हैं भारत जॉर्डन व्यापार आर्थिक समिति की 10वीं बैठक। तो फिलहाल में 4 से 5 जुलाई में संपन्न हुई। और इससे क्या होगा कि इससे दोनों बीच वार्ता हुई कि द्विपक्षीय व्यापार लाभ को बढ़ाने के लिए या फिर निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसमें वार्ता की गई। तो हम लोग को ये जानना, इस मतलब कि समझौते तो मुख्य रूप से मतलब हर किसी के साथ होती ही रहती है, लेकिन इसमें हम लोग को मुख्य रूप से याद जो रखना है वो इसकी जॉर्डन के लोकेशन को याद रखना है। तो उसके ज्योग्राफिकल इशू को देख लें, उसके मैप को देख लेते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा वेस्ट एशिया का पार्ट हो गया। तो यहाँ पे हो गया जॉर्डन, ये रहा, ठीक है। तो ये जॉर्डन रहा, किसके बगल में है? इजराइल के बगल में। इजराइल के बारे में हम लोग कल ही डिस्कस किए थे, ठीक। तो इसके अब देख लेते हैं कि इसके जो पड़ोसी देश हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे इजराइल हो गया, ये हो गया सऊदी अरब हो गया, और इराक, यहाँ पे सीरिया हो गया, इधर आपका इजराइल हो गया। तो ये इसके जो है पड़ोसी देश हैं। और फिर इसके बाद ये आ गया, ये भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी क्या आ गया, लेकिन ये मेडिटेरियन सी से टच नहीं करता है। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है जॉर्डन के बारे में। और साथ में ही आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो देख रहे हैं चाय के बीच में है, तो यहाँ पे डेड सी है। इसको आप लोग मैप में, बड़े मैप में देखेंगे तो यहाँ पे डेड सी है। और यहाँ पे गल्फ ऑफ कबाबा है, यहाँ पे अकाबा, सॉरी गल्फ अकाबा है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रेड सी है। और फिर यहाँ पे गल्फ ऑफ अदन है नीचे यमन के पास है। और फिर यहाँ पे इधर है पर्शियन गल्फ। और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, ये सभी इसकी लोकेशन हम लोग देख लिए। तो ये हम लोग को लोकेशन मुख्य तौर से किसी भी एरिया का याद रखना है, खासकर जो वेस्ट एशिया का पार्ट है, ये हमेशा जो एग्ज़ाम का है मुख्य फोकस इस पर रहता है। तो इसको हमेशा डिस्कस करेंगे तो इस याद कर सकते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान दिए। अब हम लोग देख रहे हैं शिक्षा पर बीजिंग घोषणा पत्र। तो बीजिंग घोषणा पत्र क्या है? तो बीजिंग घोषणा पत्र फिलहाल में जो शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी बीजिंग में, ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी, तो उसके अंतर्गत बीजिंग घोषणा पत्र जारी गया था और जारी किया गया है। और फिर ये शिक्षा संबंधित है। तो हम लोग जैसे कि अगर एग्जाम में आ जाए कि बीजिंग घोषणा पत्र क्या है, किससे संबंधित है, तो हम लोग को ये बताना है कि ये शिक्षा संबंधित है। और इसमें जो ब्रिक्स के जो भाग लिए शिक्षा मंत्री, वो सभी ब्रिक्स के अंतर्गत जो जो कंट्री शामिल होते हैं वो इसमें शामिल थे, जैसे ब्राज़ील हो गया, फिर रसिया, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो ये सभी शामिल हुए। और फिर इसमें जो बीजिंग घोषणा पत्र है, इसके अंतर्गत ये वार्ता की गई कि जो शिक्षा में सुधार किया जाएगा और फिर सभी क्षमता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सभी ब्रिक्स देश हैं इस पर कार्य करेंगे। और फिर उसके छात्रों और विद्वान जो हैं उनके आदान प्रदान होंगे, अर्थात सभी ब्रिक्स देशों के छात्र आ जा सकते हैं, शिक्षा अध्ययन कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत ये बीजिंग घोषणा पत्र है। तो इसको आप लोग देखिएगा, याद रखिएगा। अब हम लोग देख रहे हैं प्रधानमंत्री सड़क
ग्राम सड़क योजना PMJSY की समीक्षा, तो इसकी भी समीक्षा की बात की गई है। और फिर मुख्यतः इस जो योजना है इसको पूरे भारत में चलाया गया है और सड़कों के विकास के लिए मुख्य तौर से ये इसमें असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में इसमें ये आते हैं, वहाँ पे विकास किया जाए सड़कों का। और फिर इसके इसमें देखिए, इसमें आपको थोड़ा डाटा दिया है, तो ये आपको जो है ऐसे में काम देगा जैसे कि 2016-17 में जो रोड, जैसे प्रतिदिन जो रोड बनाया जा रहा था तो वो 130 किलोमीटर के अधिक, सबसे अधिक 130 किलोमीटर तक बनाया जाता था। लेकिन जबकि 2011-14 में जो स्थिति थी वो 73 किलोमीटर ही बनाया जाता था। लेकिन वही अगर 2017-18 की बात करें तो इसमें हम लोग देख रहे हैं 156 किलोमीटर प्रतिदिन इसकी ये क्षमता बढ़ गई है, अर्थात एक दिन में 156 किलोमीटर तक रोड का निर्माण किया जा रहा है। और इसमें जैसे कि है 57,000 किलोमीटर तक रोज बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और फिर इससे 16,600 करोड़ बस्तियाँ, इसमें 16,600 इसमें बस्तियों को संपर्क स्थापित किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। अब ये देख लेते हैं इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर 2000 को। और फिर इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य है 500 से या फिर इससे अधिक जो है आबादी वाले क्षेत्रों में, जहाँ पे कम से कम 250 लोग की आबादी हो, वहाँ पे अगर सड़क नहीं बनी हो तो वहाँ तक सड़क को पहुँचाना, वहाँ तक बनाना, तो इसका मुख्य उद्देश्य है। और फिर शुरुआत 25 दिसंबर 2002 को की गई थी, 2000 को की गई थी। अब हम लोग देख रहे हैं कि धोखाधड़ी रोकने हेतु विवाह पंजीकरण अनिवार्य। तो धोखा, जैसे कि विधि आयोग ने यह कहा है कि जो भी विवाह के लिए विवाह है उसके लिए पंजीकरण या फिर रजिस्ट्रेशन आवश्यक करना चाहिए। और फिर इस संदर्भ में जो है क्या होगा, अगर पंजीकरण हो जाएगा तो महिलाओं, जो धोखाधड़ी का मामला होता है या फिर जैसे कि महिलाओं पे ज़्यादातर जो हिंसा हो गया या फिर बहु विवाह हो गया, बाल विवाह हो गया, इस पे रोक लगेगी। और फिर इसे कब से लागू कर देना चाहिए, तो इसमें विधि आयोग का यह सुझाव था कि इसे मतलब कि अगर शादी हो उसके 30 दिन के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए और ना करवाने पे जुर्माने का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। तो ये विधि आयोग की एक सुझाव है। तो जैसे कि इसकी जैसे जो विधि आयोग है इसके लिए सुझाव मतलब रिपोर्ट अपनी बहुत पहले ही दे दी थी। और फिर इसमें जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जो है, विधि आयोग ने अभी कहा है कि पंजीकरण आवश्यक होना चाहिए, लेकिन इससे पहले भी जैसे कि 2006 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य किया था, जिससे कि शादी जो है उसके रजिस्ट्रेशन हो। लेकिन किसी राज्य ने लागू नहीं किया, लेकिन केरल, हिमाचल प्रदेश, बिहार सरकार ने इसे लागू कर दिया था। और फिर इसमें जैसे कि जो विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट से केंद्र सरकार को सौंपी है उसको नाम दिया है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज डायरेक्ट। तो ये फिलहाल में इसने अपनी रिपोर्ट दी है। और फिर ये भी हम लोग देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए कदम उठाया था 2006 में, और इसको फॉलो किया किसने, केरल, हिमाचल प्रदेश, बिहार सरकार ने इसको फॉलो किया था। लेकिन जो इसमें है कि विधि आयोग है ये पूरे भारत स्तर पे इसको लागू करने की बात की है। अब देखते हैं कि भारतीय विधि आयोग क्या है। तो भारतीय विधि आयोग है ये जो एक क्या कहेंगे, फिलहाल में जो विधि आयोग है ये 19वां विधि आयोग है। और फिर ये फिलहाल और 21वें विधि अध्यक्ष हैं। फिलहाल में जो विधि आयोग के 21वें अध्यक्ष कौन हैं, ये हैं बलबीर सिंह चौहान।
और फिर यह एक जो विधि आयोग है गैर संवैधानिक निकाय है और ये विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और फिर ये जैसे कि हिस्ट्री में देखें, इतिहास में देखें, तो इतिहास में प्रथम जो 1833 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था, जिसका मुख्य था या फिर अध्यक्ष लॉर्ड मेकाले थे। और फिर इसी तरह से ये 1934 में जो 1853, 1861, 1879 में भी इसको विधि आयोग का गठन किया गया। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत में देखते हैं तो स्वतंत्र भारत में 1955 में ये सबसे पहले गठन इस आयोग को स्थापित किया गया था और प्रथम विधि आयोग था। और इसके जो अध्यक्ष थे श्री MC सीतलवाड़ थे। और इसके अंदर जो संरचना इसके देखते हैं तो जो विधि आयोग के एक तो अध्यक्ष हो गए जो पूर्णकालिक होते हैं, और फिर इसके जो है 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। और फिर इसमें वैधानिक कार्य विभाग के सचिव हैं, इसके पदेन सदस्य होते हैं। और फिर अंशकालिक सदस्य जिनकी संख्या 5 से अधिक नहीं होगी, तो अंशकालिक सदस्य भी रहते हैं जिसमें 5 से अधिक नहीं होगी। तो ये इसकी संरचना है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि PM का इजराइल दौरा संदर्भ में हम लोग पहले भी देखे, लेकिन फिलहाल में 7 समझौते हो गए हैं, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि और फिर 7 समझौतों में जो है कि कई मुद्दे पर बात की गई है। और इसके अंतर्गत जो वार्ता हुई उसमें आतंकवाद को खात्मे की भी बात की गई है। और फिर उसके लिए जो भी वित्त पोषित करते हैं उसके खिलाफ मजबूत कदम उठाने की भी बात की गई है। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो 7 समझौते हुए थे तो वो क्या हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये औद्योगिक R&D एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन फंड या फिर I4 की स्थापना की बात की गई है, पानी संरक्षण की बात की गई है। और फिर राज्य जो उपयोगिता है जल के उस संदर्भ में बात की गई है। और फिर कृषि कार्यक्रम 2018-20 के लिए भी सहयोग की बात की गई है, दोनों देश चलाएंगे कृषि कार्यक्रम 3 वर्ष के लिए। और फिर परमाणु घड़ियों के सहयोग से संबंध में बात की गई है। फिर इस तरह से ये लेओ ऑप्टिकल लिंक में भी समझौता की गई, सहयोग की बात की गई है। लघु उपग्रहों के लिए बिजली के प्रणोदक में सहयोग के लिए बात की गई है। तो ये सभी 7 समझौते हैं। ये समझौता पूछ सकता है क्योंकि ये जो ये दौरा रहा है PM प्रधानमंत्री का, ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का प्रथम प्रधानमंत्री होंगे जो वहाँ पे इजराइल की यात्रा पे गए हैं, और इसलिए ये महत्वपूर्ण काफ़ी फोकस में रहा है। तो इसके समझौते को भी याद रखिएगा और पूछ भी सकता है। अब हम लोग देख रहे हैं भारत नेट परियोजना। तो भारत नेट परियोजना क्या है, तो ये 1 लाख ग्राम को क्या ऑप्टिकल फाइबर मतलब पहुँचाना। फिलहाल में समाचार क्या था कि केंद्र सरकार ने 1 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर या OFC बांटा। तो फिर इसमें 22,333 ग्राम पंचायतों को सक्रिय ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान किया गया है। और फिर जो दूरसंचार विभाग है वो इसका ये लक्ष्य है कि अगले मतलब कि 3 महीने में जो ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। और फिर इसका द्वितीय चरण का जो उद्देश्य है तो वो है कि जैसे कि मिट्टी का OFC, हवाई OFC, रेडियो उपग्रह मिश्रण इत्यादि संबंधित 1,50,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है इसके अंतर्गत। और फिर इसमें जो है सार्वजनिक कंपनियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो भारत नेट परियोजना है ये क्या है, इसके बारे में और देख लेते हैं। तो जो भारत नेट परियोजना है तो ये एक ब्रांड का नाम है जिसका फुल फॉर्म है जिसको प्रोजेक्ट नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भी के नाम से जाना जाता है। और फिर इसको लॉन्च किया गया था 2011 में। और फिर ताकि इसका जो मुख्य उद्देश्य है
2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। तो इसका मुख्य लक्ष्य है जैसे कि सभी देश को जो ऑप्टिकल फाइबर नेट मतलब नेटवर्क से जोड़ना है, नेट से जोड़ना है, तो इसका मुख्य लक्ष्य है। और फिलहाल में ये सभी को जैसे कि इस उद्देश्य के तहत फिलहाल में काम किया गया है। और जैसे कि हम लोग देखिए कि कितना 1 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रदान किया गया है। और फिर इससे क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में आवाज़, डेटा और वीडियो के प्रसारण के लिए राजमार्ग के रूप में इसको स्थापित किया गया है। और फिर इस जो भारत नेट प्रोजेक्ट है तो वो वित्त पोषित होता है, या फिर इसको जैसे कि विभिन्न जो कार्य कर रहा है उसके लिए जो माध्यम है, कौन इसको फंड कर रहा है या फिर वित्त दे रहा है, वो है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। तो ये इसको वित्त प्रदान कर रहा है, इसके अंतर्गत इसका कार्य कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल हैं मतलब इसके थ्रू क्या होगा कि जो कि किस विभिन्न तरह के पंचायत है वो वहाँ पे नेटवर्क हो, ताकि वो सभी ग्राम पंचायत इंटरनेट से कनेक्ट हो सके और फिर विभिन्न तरह के जो है लाभ उठा सके। तो इसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है। और फिर इसमें अभी कार्य शुरू हो गया है। तो ये हम लोग देखें भारत नेट प्रोजेक्ट, तो ये भी इसमें ये भी याद रखना, तो भारत जो नेट है वो क्या है, वो एक ब्रांड है जिसका नाम, तो ये कोई प्रोजेक्ट जो ये भारत नेट एक ब्रांड का नाम है, इतना आप लोग को याद रखना है, जिसका लॉन्च किया गया था 2011 में। अब हम लोग दिल्ली वार्ता 9, तो ये क्या है, जो दिल्ली डायलॉग 9 है तो ये वियतनाम के बीच हुआ। तो वियतनाम ये चाहता है कि जो चीनी क्षेत्र है तो उसमें दक्षिण चीन सागर में जो है भारत अपना जैसे कि उसको भी इसमें शामिल होना चाहिए, उसमें समर्थन देना चाहिए जैसे कि वियतनाम का। और फिर लेकिन भारत की जो चिंता है, वो भारत भी ये चाहता है कि जो चाइना का वर्चस्व बढ़ रहा है चीन सागर में, उसमें वियतनाम आवाज़ उठाएं। तो इस तरह से दोनों के बीच वार्ता हुई। और ये भी जानते हैं कि हम लोग कि जो आसियान है वो आसियान का ही पार्ट है वियतनाम। तो आसियान ये भारत का मुख्य फोकस रहा है, क्योंकि एक ईस्ट पॉलिसी उसके अंतर्गत स्थापित मतलब कि एक ईस्ट पॉलिसी लागू की गई थी और फिर उस पर कार्य किया गया। तो इस संदर्भ में वियतनाम के से वार्ता हुआ। और मुख्यतः जो वियतनाम है यही चाहता है कि भारत भी चीन सागर के जो अभी जो वाद विवाद है उसमें जो है समर्थन करे, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के और विभिन्न सभी के क्षेत्राधिकारों का समर्थन करें। अब देख रहे हैं यहाँ पे साउथ चाइना सी, और ये वियतनाम का पार्ट हो गया, ठीक। और इसकी जो राजधानी है हनोई है। और यहाँ पे जो है पार्सल द्वीप है, स्पार्टली द्वीप है, जो चाइना के कवर में है। और पूरा ये दक्षिण चीन सागर चाइना अपना इस पे दावा बताता है, लेकिन इसमें जो कई जैसे कि वियतनाम हो गया, ठीक। तो इस तरह से ये सभी जो देश भी हैं, इस फिलीपींस हो गया, ये सब अपने इस पर अधिकार बताते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि आसियान की बात की गई है कि यहाँ पे आसियान का मुख्य जैसे कि ये भाग है या फिर वियतनाम जो है आसियान के 10 देशों में से एक है। तो आसियान के अंतर्गत जो 10 देश शामिल हैं, तो इसमें जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये वियतनाम हो गया, ये लाओस हो गया, ये थाईलैंड, ये हो गया हमारा म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया, ये फिलीपींस हो गया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, और ये फिलीपींस हो गया, ब्रुनेई हो गया। तो ये सभी जो 10 देश हैं ये आसियान के हैं। और फिर आसियान के बारे में इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये इसका फुल फॉर्म है। और फिर इसका जो मुख्य कार्य है जो इस आसियान देशों का, तो राजनीतिक और आर्थिक संगठन स्थापित करना और उस संदर्भ में क्षेत्रीय विकास करना 10 देशों के बीच जो है
तो इसमें 10 देश हम देख चुके हैं, तो ये सभी यहाँ पर भी दिया गया है। अगर इसको स्थापित करने की बात कही गई, मतलब देखा जाए तो ये 1967 में इसको स्थापित किया गया था। और किसने किसने किया था? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड इत्यादि, इन सभी ने, पांचों देश ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। फिर 1997 में ASEAN+3 का भी कंसेप्ट आया, जिसमें कि चाइना हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, जापान भी शामिल है। और फिर एशिया शिखर सम्मेलन 2005 शुरू हुआ, जिसमें कि कौन कौन शामिल है? इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल है। तो इसके अंतर्गत ये भी है कि पूछ लेता है कि ASEAN+3 में कौन कौन देश हैं, या फिर एशियन शिखर सम्मेलन में, जैसे कि इसमें भारत, एक बार क्वेश्चन आया था कि मतलब जो एशिया शिखर सम्मेलन है उसका भारत पार्ट है या नहीं है, तो इसमें भारत भी पार्ट है इसका। भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस, अमेरिका इसके अंतर्गत वार्ता करते हैं, किसके साथ? आसियान के साथ। और ये जो ASEAN+3 हैं, आसियान और 3 देश मिलकर समझौता करते हैं, वार्ता करते हैं, चाइना, दक्षिण कोरिया, जापान। तो ये रहा हमारा आसियान। और आज हम लोग देखिए मुख्य जो करंट अफेयर्स था उस पर हम लोग डिस्कस किए, और आगे ऐसे ही जारी रहेगा। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हमारे चैनल के साथ हमेशा अपडेट रहें। कोई वीडियो डालें तो आप तुरंत उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग जारी रखेंगे डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद।